दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आगे की क्लासेज। और आज हिंदी में आपने क्या गलती किया, क्या आपसे मिस्टेक हो गया, उसको एक बार सही करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हिंदी विषय में जो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक बार आप उन बातों को समझिए और उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर है कि जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। इस काव्य में पंक्तियों में जो भी यहाँ पर अलंकार है वो अलंकार आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप समझिएगा, जेते तुम तारे, ठीक है, जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं। तो जेते तुम तारे, इस तारे का तात्पर्य दोस्तों तारना है। क्या है? जैसे आप कहते हैं हे भगवान मुझे तार दीजिए, हे भगवान मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। ठीक है, तो ये वो वाला तारना है। ठीक है, तो ये तारना का मतलब वो वाला तारना है। और ये जो दूसरा वाला तारे लिख रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, जो दूसरा तारे है, इस तारे का तात्पर्य क्या है? इस तारे का तात्पर्य जो आकाश में, आसमान में जो तारे होते हैं, जो आसमान में तारे होते हैं दोस्तों, इस तारे का तात्पर्य वो है। ठीक है, तो आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक ही टाइप के दो शब्द हैं। जैसा कि आपके सामने आता था, कनक कनक तय सौगुनी माँ तकता अधिकाय। ठीक है, जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए। ठीक है, तो एक कनक का तात्पर्य धतूरा, दूसरे कनक का तात्पर्य सोना। इसी प्रकार से क्या हम लोग पढ़ते थे, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। ठीक है, तो तीन बेर, एक बार तीन बार खाने की बात हो रहा, दूसरी बार तीन बेर, बेर फल होता है उसको खाने की बात हो रही थी। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, काली घटा यानी जो बादल होते हैं काले काले, घटा का तात्पर्य बादल से होता है। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घट गया। तो ये जो सेंटेंस आते हैं दोस्तों, इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल है एक तरह से यमक अलंकार यहाँ पे कहा जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने किया है उनका जवाब सही है, बाकी लोगों को अपना जवाब सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये एकदम शानदार सा सवाल है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। बस बता दिया, अभी भी मैंने बताया कि इस बेर का मतलब क्या है दोस्तों, तीन बार है। इस बेर का मतलब क्या है, बार। और इस बेर का क्या मतलब है दोस्तों, तीन बेर खाती है। इस बेर का तात्पर्य क्या है, फल है। तो एक ही टाइप का नाम है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। और जब कभी ऐसा होता है तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो श्लेष अलंकार है ना, देखिए श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, इसमें कोई चिपका हुआ अर्थ रहता है। ठीक है, अच्छा श्लेष अलंकार के लिए दोस्तों एक मैं आपको लाइन बताना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, उस लाइन को समझिएगा, चरण धरण चिंता करत। ठीक है, चरण धरण चिंता करत चरण धरण चिंता करत। ठीक है, धरत धरण, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, चितवत चारहु ओर। ठीक है, चितवत चारों ओर, ये आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर। तो इस तरह के दोस्तों आपसे परीक्षा में बहुत सारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। पता नहीं कि मेरा दिल ऐसे किया तो मैंने बता दिया, और कोई दिक्कत नहीं है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो बताइए मुझे इन पंक्तियों में किस प्रकार के छंद का प्रयोग हुआ है। क्या पूछा दोस्तों, करे रघुकुल रीति सदा चलाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का छंद है, ये उल्लाला छंद है, ये चौपाई है, यह सोरठा है, यह दोहा है। अच्छा मैं एक बार फिर से आपको दोहा का याद दिला दूं। दोहा मैंने बताया था 13-11 13-11। क्या बताया था दोस्तों, ये बताया था मैंने कि भैया मेरे ये दोहा है। क्या होता है, दोहा। दोहा में क्या करिएगा दोस्तों, दोहा में आप सबसे पहले क्या रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, दोहा में आपका ये पहले आती क्या दोस्तों, 13 मात्राएं आती। क्या आती दोस्तों, पहले पे आती 13 मात्राएं। ठीक है, दोहा में कितनी मात्राएं होती, 13 मात्राएं। ठीक है, अब बाद में 11, फिर 13, फिर 11। इसी के विपरीत दोस्तों याद रखेगा, 11 13 11 13। दोस्तों अगर ये सीक्वेंस लगाएंगे ना तो ये होता है सोरठा में। कहां पर होता है, सोरठा। ये दोनों आप रट लीजिए, ये दोनों रट लीजिए। तीसरी बात मैंने आपको रटाया था दोस्तों, हरि गीतिका छंद। क्या रटाया था आपको, हरि गीतिका छंद। और यहां ये बताया था जिसको गा लीजिए। ठीक है, जिसको गा लीजिए वो क्या है, हरि गीतिका छंद है। ठीक है, याद रखेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहां पूछ रहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यहां पर किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो यहां याद रखेगा, यहां चौपाई है। और चौपाई में क्या होता है, मैं कहानी बता दूं आपको। चौपाई जो होती दोस्तों, चौपाई में सभी चरणों में मात्राएं 16-16 होती हैं। क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें कोई यतिवती नहीं, सीधा 16 मात्रा एक में, 16 मात्रा एक में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहां निकल के आता है।
दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना, देखिए मात्रा निकलती कैसे, बड़ा दिन हो गया मात्रा निकाले, एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है, निकलता है कि नहीं। देखिए र को एक मात्रा, घ को भी एक मात्रा, कु को एक मात्रा, ल को एक मात्रा, 4, इसको 2 मात्रा, जहां बड़ी की मात्रा होती है वहां मात्रा 2 लग जाता है, ठीक है, 2 मात्रा 1 पत्रा, 4 2 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अरे यार याद है, बड़ा दिन हो गया, मतलब मुझे याद है करीब 1.5-2 साल बाद में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। सी होता क्या है, जहां कहीं भी एक वर्ड होगा लिखा, जैसे क ख ग घ च छ ज ज याद रखिए कि जहां एक वर्ड आता है वहां पर मात्रा 1 होती है, और एक मात्रा का सैंपल होता है ऐसे, ठीक है। इसके बाद जहां कहीं भी छोटा, कोई भी छोटा, जैसे छोटा ऊ छोटा ई, तो उसको मात्रा में काउंट नहीं किया जाता, फिर भी एक ही मात्रा। लेकिन जब कभी बड़ा मात्रा लग जाता है, जैसे लग गया, मान लीजिए यहाँ पर देखिए रीति में र के ऊपर बड़ी की मात्रा, तो मैंने यहाँ पर 2 वाला सिंबल बना दिया। जब द्विमात्रिक सिंबल ये वाला होता है, ठीक है। अब देखिए इसे प्राण है ना, प्राण में आ की मात्रा लग गया, आ बड़ा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ पर 1 1 1 फिर 1 फिर 2 और फिर बड़ी है इसलिए 2, क्या हो जाएगा, आप गिनिए यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। गजब का भाई, गजब का। तो गिन लेना यार परीक्षा में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आपको आएगा ही, समझ में आएगा, आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसको याद रखिएगा, चौपाई में क्या होता है दोस्तों, 16 मात्राएं होती हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे 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 मैं बहुत सारा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उल्लाला, सबके क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, ठीक है, घबराइए मत। आप आके ज्वाइन कर लिए तो बस आप पढ़ते चलिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथों में, बस आपको मेहनत करना ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं, ठीक है। लिख रहा रामदूत अतुलित बल धामा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, अगर पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ते होंगे, ठीक है, रामदूत अतुलित बल धामा, ठीक है। याद रखेगा यहाँ पर कितनी मात्राएं, अरे नहीं याद आता तो गिन लीजिए ना, राम के ऊपर 2, फिर मौ के ऊपर 1, फिर दूत में बड़ा ऊ लिखा है इसलिए 2, फिर 1 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 2 2, गिनिए 2 1 3 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं। इसका मतलब क्या दोस्तों, यह चौपाई है, इसका मतलब क्या है, यह चौपाई है। नहीं गिन सकते क्या, नहीं गिन सकते, गिन सकते हो ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। किसका कथन है, लिखा किसने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा दोस्तों। बड़ी बेहतरीन लाइन है, ठीक है, पढ़कर ना एकदम मन गदगद हो जाता है, और जहां उत्साह की भावना आ जाए, याद रखिए वहां पर रस कौन सा, याद रखिएगा वीर रस है। जुगुप्सा, विवश रस का स्थायी भाव दोस्तों जुगुप्सा होता है, और जुगुप्सा का तात्पर्य पता है क्या होता है, जुगुप्सा का तात्पर्य दोस्तों घृणा होता है, जहां पर घृणात्मक चीजें आ जाए, ठीक है, वहां पर आता है, ठीक है। जहां पर उत्साह आ जाए दोस्तों, वहां पर क्या आ जाता है, वीर रस होता है, और जहां पर क्रोध आ जाए वहां पर क्या होता है दोस्तों, रौद्र होता है, और जहां पर रुदन हो, रोने वगैरह की बातें हो, वहां पर क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीजों को आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने जवाब सही दिया होगा अच्छी बात है। रस का नाम बताओ, ठीक है, रस का नाम बताइए। यहां पर क्या लिखा है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि, दुख जलधि, जलधि का तात्पर्य क्या दोस्तों, जलधि का तात्पर्य होता है समुद्र, मतलब रो रो के समुद्र भर दिया। दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकूं हूं, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ आपको लग नहीं रहा कि बड़ी रो रो की बातें की जा रही है, अपनी विरह वेदना बताई जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ नायक नायिका से मतलब नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर रस आएगा दोस्तों कौन सा, करुण रस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पढ़िए ना, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, रो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, दुख जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, जब तक अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। गलती से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सोचा होगा वियोग श्रृंगार है, ठीक है, लेकिन वियोग श्रृंगार तब होता है जब बिछड़न होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर बिछड़न तो है नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ पे वाला नहीं होगा, आप करुण रस करिएगा, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न 2 बार टाइप है क्या, चलिए हो सकता है 2 बार हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। इस लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ बताना है कि काठ की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, ठीक है। काठ माने जानते क्या होता है, काठ माने होता है लकड़ी, काठ माने क्या होता है, लकड़ी, ऐसे बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसको दोस्तों लकड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो काठ यानी लकड़ी की हांडी बार बार नहीं चढ़ती दोस्तों, इसका मतलब होता है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता नहीं, दुर्भाग्य की मार नहीं बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल
छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। जो लोग छल कपट करते हैं, शॉर्टकट में पैसा कमाते हैं, याद रखिए हमेशा शॉर्टकट काम नहीं आएगा, हमेशा छल कपट साथ नहीं देगा, कभी न कभी आपको ज़्यादा लेन देन देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, कह रहा बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरा पल नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। याद रखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यानी छोटी सी बात पे आप खुश हो जाते हैं और छोटी सी बात पे आप क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। ठीक है, जब ऐसा हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ऑप्शन नंबर 4 सही करिएगा। वैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही किया था दोस्तों, सी मत सही करिएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत उत्तर है, सी आपका सही उत्तर नहीं होगा। आगे बढ़ें, आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का पहचान कीजिए, जो शुद्ध वाक्य बताइए मुझे। ठीक है, श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। ठीक है, कह रहा है यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यह लड़की ने दोस्तों यहाँ पे लिखना चाहिए इसको, इस लड़की ने, क्या लिखना चाहिए, इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, चर्च जाते हैं, चर्च को जाते हैं बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, दुर्जन लोगों को छोड़िए दोस्तों, ये गलत लिखा है, दुर्जन लोग मत बोलिए, दुर्जन ही लोग होते हैं, दुर्जन को सुधारना कठिन है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 तो आपके गलत हो गए इसकी वजह से। ठीक है, तो बचा क्या सही दोस्तों, यही आपका सही हो गया कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यही क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। आसमान को घने बादल छाए, आसमान को नहीं दोस्तों, आसमान में ना, आसमान पर घने बादल छाए नहीं, आसमान से नहीं, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ये तो बहुत आसान है यार, वाक्य शुद्धि कौन नहीं जानता, हर बच्चा वाक्य शुद्धि जानता है और करना भी चाहिए सही से। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आ जाइए दोस्तों, अगला बढ़ते हैं। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा वो बताना। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या दोस्तों, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, पहचानते ही होंगे। ठीक है, ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, विराम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह, अल्प विराम। ठीक है, पूर्ण विराम, अल्प विराम। ठीक है, अर्ध विराम। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये आपका जो हो गया, ये आपका निर्देशक चिन्ह हो गया। क्या हो गया, निर्देशक चिन्ह हो जाता है। याद रखिए निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल तब करते हैं, जैसे कहा यहाँ वाले ये लिखा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अब कहा के बाद क्या कर, जो कहने वाला होता है तो यहाँ निर्देशक चिन्ह होता है। फिर किसी के कही गई बात को हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ बंद। तो इस तरह से दोस्तों इसको निर्देशक चिन्हों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला कर लेते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से पढ़िए, एक एक बातों को पढ़िएगा। कह रहा देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में दोस्तों कौन सा समास है ये आपको बताना है। ठीक है, देशभक्ति में कौन सा समास है, ध्यान से पढ़िए, वही बताइए। ठीक है, कुछ छोटा क्या, ठीक है, तो क्या था 12 नंबर 11 12 नंबर पता नहीं कहाँ गया, चलो हो सकता है 12 नंबर का मुझे मेरे सामने क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, वही करो, कभी 11 नंबर पढ़ा है तब तक डायरेक्ट 13 नंबर आ गया। ध्यान से देखिए, कह देशभक्ति में समास है, देशभक्ति में दोस्तों कौन सा समास है ये बताना आपको। तो देखिए देशभक्ति में आपका जो समास आएगा तत्पुरुष समास। ये तो मैंने कई बार पढ़ाया। अब बेभाव समास तब बनता है जैसे जहाँ पर अव्यय का इस्तेमाल, जैसे यथाशक्ति, यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रत्येक माह। ठीक है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। द्विगु तब होता है जब संख्यावाची आता है, और द्वंद्व तब होता है जब विपरीत रिलेशन होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, सत्य सद, लाभ लाभ लाभ। ठीक है, या लाभ हानि, तब यहाँ पे आता है। यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है, ध्यान दीजिएगा, लिख रहा है तत्पुरुष समास। देखिए रसोई घर का तात्पर्य क्या दोस्तों, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, ये इसका तात्पर्य निकल के आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर भी आ जाता है तत्पुरुष समास। क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। बहुब्रीहि नहीं होगा। बहुब्रीहि समास की खासियत होती है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए इसको पर्यायवाची के साथ तुलना किया है। जैसे मैंने कहा दशानन, तो दशानन बोलते ही रावण का चित्र बना। रावण क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मतलब दशानन जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, तो चतुर्भुज कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को या विष्णु को, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बहुब्रीहि
विभेदी समास हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व मैंने बता ही दिया क्या हो जाएगा, सुख दुख आजकल, ठीक है, ये सब जो है लाभ अलाभ, लाभ हानि, सत्य असत्य, झूठ सच, माता पिता भाई बहन, ठीक है, ये सब आ जाएगा द्वंद्व में। अव्ययी भाव समास में जहां कहीं अव्यय होगा वहां पे आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अक्षोहिणी, अक्षोहिणी का संबंध संधि विच्छेद आपको करना दोस्तों, और बताना भी है, ये भी बताइए कि कौन सी संधि है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अक्षोहिणी के लिए, तो पहले देखिए लिखते हैं अक्षो, क्या लिखते हैं, अक्षो धन अहिड़ी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अक्षो धन अहिड़ी लिखते हैं, और ये होता है अक्षोहिणी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो संधि आती है आती गुण संधि, कौन सी, ये आती है गुण संधि, सही है, ऐसा ही लोगों ने किया था, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं। यार आप लोग क्यों गलतियां पे गलतियां करते, गलतियां पे गलतियां मत कीजिए, ठीक है। ये मैंने कई बार समझाया, कितने लोग तो अक्षोहिणी लिख ही नहीं पाते। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ गुण संधि कर भी रहते तो गुण संधि की पहचान होती है कि ओ का एक सिंबल होता है, ठीक है। अब ओ का जब सिंबल होता है तो ओ अगर आपने पहले ही बना दिया, मैं बता रहा हूँ जो ज्यादा लोगों ने गलती किया था, अगर आपने ओ पहले ही बना दिया तो कैसे सही होगा। तो ओ बनाना नहीं है, अब ओ प्रकट करना आपको। देखिए ओ प्रकट कैसे होगा, ध्यान दीजिए, अभी प्रकट कर देना मैं, ठीक है। तो ओ प्रकट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अक्ष, और अक्ष से आपको उत्तर मिल गया। देखिए अब देखिए यहाँ पर अक्षो कट गया, यहाँ अक्ष कट गया, बचा या तो ये या तो ये। अब यहाँ पे देखिए ओ डायरेक्ट आ गया, और डायरेक्ट ओ कभी आ नहीं सकता, वो तो मिलन होने के बाद वो आएगा ना। तो अगर आपको इलिमिनेट करना आता तो आप डायरेक्ट बता देते सर ऑप्शन नंबर 2 है। पता नहीं क्यों ज्यादातर बच्चों ने 3 नंबर और 4 नंबर चूज किया, नहीं यार ऐसा नहीं होगा। तो अक्ष धन उहिणी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उहिनी, उहिनी करिएगा, और डी भी मत करिएगा, क्योंकि मैंने कहा संधि विच्छेद में हमेशा न आता है, मिलने के बाद ड़ हो जाता है। जैसे रामायण में रामधन अयन, अयन न करेंगे, अय ड़ नहीं, अयन न, ठीक है। तो यही याद रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, अब बनेगा अक्षोहिणी, अक्षो हो जाएगा, और ये ही हो जाएगा, और ईडी हो जाएगा, ठीक है, अक्षोहिणी ये जाके बनेगा। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं महर्षि शब्द में कौन सा संधि है, ठीक है। महर्षि शब्द में क्या हो जाएगा दोस्तों, महर्षि को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा महाधन ऋषि, क्या आ जाएगा, महाधन ऋषि, महर्षि आ जाएगा, इसमें अर आया हुआ है, और अर जहां पे आता है दोस्तों मैंने बताया है गुण संधि होता है, क्या होता है, गुण संधि होता है। तो यहां पर भी क्या निकल के आ जाएगा आपका, गुण संधि, सही उत्तर हो जाएगा। आप जानिए ना किसी चीज का संधि विच्छेद भी जानिए विस्तार से, और उसके बाद जाकर के आप उसका नियम भी जानिए, तब जाके आप जो है सही कर पाएंगे और बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आज ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, कर इसमें से कृदंत है, कौन सा कृदंत है दोस्तों। देखिए कृदंत को लेके आपको जैसे आपने प्रत्यय का नाम सुना होगा, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो तद्धित प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय का निर्माण हमेशा किससे होता है दोस्तों, या तो संज्ञा से होता है या तो सर्वनाम से होता है। संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और आपका विशेषण, ठीक है, इससे होता है आपका किसका निर्माण दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। और यहीं पे मैं अगर कृदंत प्रत्यय की बात कर दूं तो कृदंत प्रत्यय का निर्माण दोस्तों क्रिया से होता है, किससे होता है, क्रिया। क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी किया जाता है वो कहलाता है, किया जाता है वो कहलाता है क्रिया। कैसे, मान लीजिए मैं कह दूं कर्ता माने क्या है, आप करता है, आप क्या है दोस्तों, आप करता है मान लीजिए, ठीक है। और अगर आप करता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप चल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप मारपीट कर सकते हैं, आप लड़ाई कर सकते हैं, आप किसी की हत्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब काम है आपका, ठीक है। तो यही सब क्रिया हो जाएगा। अब देखिए आप मिठाई कर सकते हैं, मिठाई करना तो मिठाई खाने वाली चीज है, मिठाई कर थोड़े सकते हैं। आप लड़ाई कर सकते हैं, हाँ लड़ाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप दवाई कर सकते हैं, दवाई थोड़े किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए आप ताई कर सकते हैं भी नहीं। तो आप खाली जो मैं आपको समझाया, आप अगर इस चीज को समझे ना तो परीक्षा में मुंह से बोल दीजिएगा, क्यों, पता नहीं क्या दे दे परीक्षा में, आपके परीक्षा में क्या दे देगा कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, समझना चाहिए यहाँ पे कि कैसे लड़ाई कैसे सर याद होगा। तो याद रखिए कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जाता है, आप परीक्षा में पूछ लीजिएगा कि मैं इसमें से क्या कर सकता हूं, मैं मिठाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब क्या है, ये कृदंत प्रत्यय नहीं है। तो जो आप कर सकते हैं वही कृदंत प्रत्यय है, जो आप नहीं कर सकते हो कृदंत प्रत्यय नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब इतना पढ़ाने के बाद भी आप सही, अच्छा आपने क्या गलत किया कोई मतलब नहीं है, आज से क्या सही करना है ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। आज से सही करेंगे आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नी उपसर्ग वाले शब्दों का सही समूह बताइए, आइए बताते हैं, ठीक है। नी उपसर्ग कहां कहां लग सकता है दोस्तों, लिख रहा निबंध है, ठीक है, निबंध में नी उपसर्ग आता है क्या, बिल्कुल आ जाएगा नी उपसर्ग, ठीक है। निर्यात में ना ना ना, निर्यात में निह धन यात बराबर निर्यात हो जाता है, आपने पढ़ा होगा निर्यात का, आपने संधि विच्छेद क्या पढ़ा है बताइए, निर्यात का संधि विच्छेद क्या होता है, यहां आपने पढ़ा होगा निह धन यात, ठीक है। तो यहां पर तो निह आ जाएगा ना, नी थोड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो निर्यात की वजह से दोस्तों गलत हो जाएगा। ये निर्धन का क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्धन का आपने पढ़ा है, निर्धन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, निर्धन का होता है निह धन धन, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों निर्धन, तो निर्धन भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर भी निर्धन दे दिया है, भी नहीं हो सकता, तो 3 तो नहीं हो सकता। अब बचा क्या, बचा क्या बताइए, बचा यहां पर क्या, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। आसान प्रश्न आप लोग ज्यादा गलत कर देते हैं, कठिन प्रश्न तो आप लोग कर लेते हैं, क्यों, कठिन वाले चैप्टर में आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। आसान वाले चैप्टर में आप लोग मेहनत नहीं करते। आप सब लोगों को लगता है कि उपसर्ग प्रत्यय बहुत आसान चैप्टर है और इसे हर बच्चा कर लेगा, और यही रीजन है कि ऐसे सवालों में आप गलती करते हैं और बार बार गलती करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करण निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, किसमें दोस्तों, आसन्न भूतकाल। चलिए अब बताइए यहां पर, कर तू आता तो मैं आता, तू आता तो मैं आता, मोहन आया सीता गई, मोहन आया सीता गई दोस्तों, ये तो सामान्य भूतकाल है, क्या दोस्तों, ये आपका सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। मोहन आया सीता गई, सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। कर वह आया था, मैंने आम खाया है, तू आता तो मैं जाता, ठीक है। देखिए, तू आता तो ऐसा होता, मैं आता तो वैसा होता, तुम बुलाते तो मैं अवश्य आता। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, इसे हेतु हेतु मद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहा जाएगा, ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल के अंतर्गत दोस्तों ये वाला आएगा, ठीक है। अब आपके सामने बचा दोस्तों कौन सा, यहाँ पर आया, वह आया था, ठीक है, वह आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है, क्या है, पूर्ण भूतकाल है। आसन्न भूतकाल क्या है दोस्तों, मैंने आम खाया है, ठीक है, मैंने अभी, मतलब इससे रियलाइज होता है कि मैंने अभी अभी आम खाया, मैंने आम खाया है, ठीक है। किसी ने पूछा भाई आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाया, आपने पानी पिया, हाँ मैंने पिया। जो अभी अभी घटना घटित हो चुकी है, जो अभी अभी, आसन्न भूतकाल समझिए, समझेंगे नहीं रटने से काम नहीं चलेगा। आसन्न भूतकाल कब तब होता है, जो काम अभी अभी हुआ, जो काम अभी अभी हुआ हो तो याद रखिएगा उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। याद रखिएगा, आजीवन याद रखिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे बढ़िए, कह रहा कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ठीक है। लिख रहा अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक या नाम बोधक, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा नाम बोधक क्रिया कोई संयुक्त क्रिया नहीं होती, लेकिन बात आती ना कि सर ये नाम बोधक होता है क्या है, मैं क्यों रट लूं, मैं कैसे रट लूं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अगर यहां पे एग्जांपल दूं आपको, नाम बोधक का निर्माण देखिए कैसे होता है, आप एक निर्माण करके दिखाओ। नाम बोधक का निर्माण हमेशा दोस्तों किसी भी संज्ञा या किसी भी विशेषण में, किसी भी संज्ञा या किसी भी विशेषण में अगर आपने क्रिया जोड़ दिया तो इससे नाम बोधक क्रिया बनती। क्या बनती दोस्तों, ये नाम बोधक क्रिया बनती। जैसे मैंने आपसे कहा लाठी मारना, लाठी, और लाठी को क्या करना दोस्तों, मारना, मारना तो क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया दोस्तों लाठी मारना, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका नाम बोधक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। लाठी मारना ये आपका क्या हो जाएगा, नाम बोधक क्रिया। तो नाम बोधक क्रिया दोस्तों ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपका अलग चीज है, ठीक है। ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, ये अलग से निर्माण किया जाता है। आगे देखिए, कर विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। अच्छा, इसमें प्रयुक्त विशेषण शब्द है, ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक। देखिए संख्यावाचक तो नहीं होगा ना, कोई संख्यावाची शब्द दिया नहीं है, ठीक है। तो संख्यावाचक क्या कोई संख्या दिख रहा है तो संख्या तो होगा नहीं। अब परिमाण माने होता है तौलना, तो ये दो तो कंफर्म नहीं है। अब बात आती है सार्वनामिक विशेषण होगा या गुणवाचक होगा। देखिए सार्वनामिक विशेषण अलग चीज है, यहाँ पे होगा देखिए बता रहे कि पूज्य होते हैं, यहाँ पर उनके गुणों की बात की जा रही है और उस पर पूज्य होने की बात की जा रही है दोस्तों। तो यहाँ पर जब आप सेंटेंस से बातचीत करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर क्या दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमेशा गुणवाचक विशेषण की खासियत होती है
यहाँ पर गुण हो गया, रूप हो गया, रंग हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के आधार पर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे किसी चीज का साइज हो गया, शेप यानी आकार हो गया, ठीक है, तो इसके आधार पर चीजें की जाती, ठीक है। तो ये सभी आते हैं आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। इस प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें दोस्तों हम अंडरलाइन है और ये बताना आपको ये हम क्या है, ये निजवाचक है या फिर ये पुरुषवाचक है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए निजवाचक तब होता दोस्तों जब आप लिखा होता, क्या लिखा होता, आप। हम जो होता दोस्तों ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता कि हम मतलब हम सभी की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा हम ताजमहल देखने जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए। आपको पता है स्टडी 91 ने हिंदी इंडिविजुअल की क्लास भी शुरू किया है। जिन बच्चों को लगता है कि हिंदी में हम कमजोर हैं वो एक बार चांस दे सकते हैं, ठीक है, और अच्छे स्टडी भी कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। क्या, सदा एक वचन में, बहुवचन नहीं, सदा एक वचन, ठीक है। जैसे कक्षा, कक्षा का तो दोस्तों कक्षाएं हो जाएगा, कक्षा का कक्षाएं हो जाएगा, तो ये तो मान लीजिए एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। प्राण और आंसू मैंने बताया था, ये आपका सदैव बहुवचन होता है। क्या होता है दोस्तों, सदैव बहुवचन होता है प्राण और आंसू। और 2 और भी याद रखेगा, एक हस्ताक्षर आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है, एक बाल आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, बाल बाल पूछता है, और एक और याद रखेगा दोस्तों समाचार, ठीक है, समाचार, ठीक है, समाचार, ठीक है, ये परीक्षा में खूब पूछता है। ये तीनों भी क्या हो जाते हैं, सदैव बहुवचन होते हैं। यहाँ पर लिखा जो प्रत्येक शब्द है ना, ये प्रत्येक सदैव एक वचन होता है, कभी बहुवचन में प्रयोग ही नहीं किया जाता, इसलिए इसको याद रखेगा। ये सदैव क्या होता है दोस्तों, ये सदैव एक वचन होता है। क्या होता है, एक वचन होता है सदैव। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द, नमक, नमक, नमक अच्छा होता है कच्छी, हमेशा नमक अच्छा होता है, अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। लौंग अच्छी होती है दोस्तों, लौंग कैसी होती है, लौंग अच्छी लौंग होती है, भैया अच्छी लौंग दीजिएगा। भात हमेशा अच्छा बना होता है, चावल अच्छा होता है, पनीर अच्छा बनता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लौंग कैसा शब्द है दोस्तों, यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है जो दिया गया है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से दोस्तों मिलान करना और आपको बताना है यहाँ पर भेद, ठीक है। आइए बताते हैं। पानी, पानी सबसे पहले मिलान करिए। पानी क्या दोस्तों, द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। कुंज क्या हो जाएगा, किसी चीज का समूह या कुंज या आपका समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। मैना, मैना, अब देखिए मैना, मैना एक पक्षी का नाम है, ठीक है। मैना क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की पक्षी होती है। तो इसको पहले एक बार D3 को मिला लीजिए, D का 3 हो जाएगा और C का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए D का 3 के लिए आपका एक ही ऑप्शन है, मतलब आपको मिल गया ये वाला ऑटोमेटिक से, ठीक है। तो जुलाई आपका व्यक्तिवाचक, मैना एक पक्षी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कर लीजिएगा, ये आपका उत्तर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को समझते चलें। फिर से एक बार दे रहा है, क्या दिक्कत है यार, 26 2 बार हो गया, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन गायब है, चलिए सही कराता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, कि आपका 1-2 क्वेश्चन कम है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। लिख रहा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, कौन सा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। लिख रहा है सुमन, सुमन का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, पुष्प होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। निशा का तात्पर्य निशाचर होता है, चारपाई का खटिया होता है और पाठशाला का विद्यालय होता है, ठीक है। अब आपको बताना दोस्तों समानार्थी जोड़ी कौन सा नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ध्यान से आपको देखने की और समझने की जरूरत है। देखिए निशा, निशा का तात्पर्य दोस्तों रात होता है। अगर मैं निशा का तात्पर्य बताऊं, निशा का तात्पर्य बताऊं तो निशा माने रात होता है। और अगर मैं निशाचर की बात करूं, निशाचर में तो याद रखिएगा रात को चरने वाले यानी प्रेत, प्रेत हो गया, असुर हो गया, ठीक है, असुर हो गया, दैत्य हो गया, दैत्य हो गया, ये सब होते हैं, राक्षस हो गए, इनको जो है दोस्तों निशाचर कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि ये हो गया। इसी तरह चारपाई को क्या कहा जाता है, चारपाई, चारपाई आप जानते हैं हमारे गाँव घर में खटिया होता है, चारपाई होता है, पलंग होता है, ठीक है। तो ये सारी पाठशाला विद्यालय, ये तो समानार्थी, मतलब मुझे अगर यही समानार्थी नहीं होगा क्योंकि यहां पर दोनों के मीनिंग दोस्तों अलग अलग हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जनरली लोग करते हैं, आम टंग में यूज करते हैं तो वो सोचते हैं कि एक ही जैसा होगा, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, करा पत्र शब्द का, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह सही है, ठीक है। पत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ध्यान समझिए, पत्र का क्या हो जाएगा, लिख रहा पन्ना, पत्र का क्या हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, पंख हो जाएगा और मोती हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, पन्ना नहीं होता है। देखिए पत्र किसे कहा जाता है मैं आपको बता दूं,
अगर पत्र का जाना है तो देखिए पत्र माने पत्ता होता है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं उनको भी पत्र कहा जाता है। पत्र माने दोस्तों चिट्ठी होता है, और पत्र माने दोस्तों कई बार दोस्तों पंख को भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करिएगा। बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत दिए गए, ठीक है। जैसे पत्र को पंख तो कहा जाता नहीं, पन्ना मोती नहीं कहा जाता, सूर्य नहीं कहा जाता, पानी नहीं कहा जाता, पन्ना नहीं कहा जाता, सांप नहीं कहा जाता, पवित्र नहीं कहा जाता, तो ये सब नहीं कहे जाते। कहे क्या जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसको कर लीजिएगा, केवल यही कहे जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ध्यान से पढ़िए उत्तर दिए, कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके एक शब्द के लिए सही जोड़ी नहीं है। जो नहीं सही जोड़ी है वो आपको बताना है। लिख रहा है जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, सही है। वाचाल भी कहा जाता है दोस्तों, कहीं कहीं पर आपको अधिवक्ता भी मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बोलने वाले को अधिवक्ता भी कहा जाता है, ठीक है। अधिक बोलने वाले को अधिवक्ता, बहुत बोलने वाले को वाचाल। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाता है, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाता है, अज्ञ का उल्टा विज्ञ होता है, ठीक है। और जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहा जाता है, जो कम जानता है उसको अल्पज्ञ कहा जाता है, ठीक है। कह जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है, सही है। जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं दोस्तों, जो अनुकरण करने के योग्य हो उसे अनुकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुकरणीय, ठीक है। तो इसको याद रखें दोस्तों, ये जो विश्वसनीय लिख दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। और आपसे पूछा भी था कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही नहीं है। अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। अगोचर किसे कहते हैं, करा जिसे कोई जीत न सके उसे अगोचर कहा जाता नहीं। जिसे कोई जीत न सके उसे क्या कहा जाता है बताइए, इंद्रजीत। हाँ क्या बोलेंगे, जीत न सके, इंद्रजीत मत बोलिएगा, ठीक है। जिसको कोई जीत न सके उसको अजेय कहा जाता है। भैया वो राजा अजेय है, उनको कोई जीत नहीं सकता। जिसकी जीविका दोस्तों निश्चित ना हो, जिसकी जीविका ही निश्चित ना हो उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, जिसकी जीविका निश्चित ना हो। एक अच्छा शब्द इसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा है। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव ना हो उसी को कहते हैं अगोचर। क्या कहते हैं दोस्तों, अगोचर कहते हैं, ठीक है। और जो सबसे आगे रहे उसको क्या कहते हैं दोस्तों, जो सबसे आगे रहता है उसको कहते हैं अग्रणी। क्या कहते हैं, अग्रणी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मुझे याद आ रहा है, जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जीविकोपार्जन चलाने वाला, वो नहीं याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मैं इरर कर रहा दिमाग से, ठीक है। पूछा क्या दोस्तों, अगोचर का ना, तो ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। क्या यार तमाशा है, सुनिए, बिजली, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का दोस्तों पर्यायवाची कौन सा नहीं है, लिख रहा है वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, वितुंडा नहीं होता दोस्तों, वितुंडा नहीं होता, दामिनी होता है, चंचला होता है, तड़ित होता है, ठीक है। तड़ित, झंझा, दामिनी, चंचला, ठीक है। इसके अलावा चपला, चपला होता है, क्षण प्रभा होता है, चपला होता है, और क्या होता है दोस्तों, क्षण प्रभा होता है, क्षण प्रभा, क्योंकि एकदम कम समय के लिए आते हैं ना, तो याद रखेगा वितुंडा यहाँ पर नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए, करें क्रोध का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रोध माने क्या होता है, गुस्सा, क्रोध माने गुस्सा। लिख रहा है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, या फिर क्या हो जाएगा, भीति, 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 रीति और भीति जानते हैं, भय भीन न प्रीति, ठीक है, वो अलग हो जाता है। यहाँ पर फिलहाल याद रखेगा अमर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमर्ष। अमर्ष का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है, ठीक है। याद रखिएगा अमर्ष का तात्पर्य क्या निकल के आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। और संताप की बात करें, संताप का तात्पर्य जानते हैं क्या होता है, संताप। याद रखिएगा संताप का तात्पर्य होता है जैसे कोई दुख वाला काम हो गया, ठीक है, कोई पीड़ा वाला हो गया। संताप को आप पश्चाताप भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ठीक है, पश्चाताप भी बोल सकते हो, या दुख वगैरह भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके सेगमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी से वैमनस्य की भावना रखना, यानी अलगाव की भावना रखना, या विरोध की भावना रखना, या वैमनस्य की भावना मतलब आप झगड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है, अलगाव की भावना, ठीक है। याद रखिएगा इस तरह की चीजों के लिए कहा जाता है, ठीक है। भय भिन्न प्रीत, याद रखिएगा भय बिना, भीति माने वो, प्रीति माने प्रेम होता है, भीति यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ये आपका गलत टाइप का दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा दोस्तों विरक्ति। क्या हो जाएगा, देखिए विराग का क्या हो जाता है दोस्तों, अनुराग अगर लिखेगा तब बताइएगा विराग हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्ति लिखेगा, अनुरक्ति लिखेगा तब बताइएगा विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। और तिरोभाव का क्या हो जाता है, देखिए याद रखिएगा तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव दोस्तों याद रखिएगा, तिरह धन भाव बराबर तिरोभाव होता है। तिरोभाव जो होता है दोस्तों, इसके लिए ये कब आप इस्तेमाल करते हैं, तिरोभाव। तिरोभाव का जैसे आप किसी का आदर सत्कार कर रहे हैं, क्या होता है यार उसके लिए शब्द, आविर्भाव। आविर्भाव का क्या हो जाएगा दोस्तों, आविर्भाव का, ठीक है।
तिरोभाव हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा संशक्ति नहीं होता दोस्तों, संशक्ति का वैसे संशक्ति को बहुत वो बोल सकते हैं, संशक्ति का हो जाता है निर्भीक, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, निर्भीक संशक्ति, ठीक है। इसका विलोम क्या होता है, निर्भीक होता है, बिना भय वाला, ठीक है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जो तद्भव है वो बताइए। तद्भव का तात्पर्य संस्कृत से डायरेक्ट तो आया नहीं है, कोई तत्सम थे उसका रूप परिवर्तित हो गया है। लिख रहा है पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो याद रखें दोस्तों, अभी जो पत्ता शब्द आप देख रहे हैं, पत्ता नहीं होता, पत्ता आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। और पत्ता का क्या होता है दोस्तों, पत्र होता है। क्या होता है, पत्र जो शब्द होता है दोस्तों, ये आपका तत्सम होता है, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। यही आपसे पूछा था कि क्या तद्भव है, ठीक है। और वैसे पक्ष जो दे रहा दोस्तों, पक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो पक्ष कहा जाता है पंख को। पक्ष जो है आपका तत्सम है, ठीक है। और पक्ष, पंख जो शब्द है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। इसी तरह पक्षी का आपने पढ़ा होगा, पंछी हो जाता है। पक्षी का क्या हो जाता है दोस्तों, पंछी हो जाता है, ठीक है। और पतन का क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पतन, ये नहीं होता है, ये अपना अलग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं हो बताइए। ओझा का उपाध्याय, कपास का करपट, केला का कदली और पसीना का प्रस्वीन, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कपास लिख रहा है, कपास का करपट नहीं होता है, कपास का करपट नहीं होता। आपने पढ़ा क्या कहीं करपट, ठीक है। और कपास का क्या होता है दोस्तों, कपास का करपट नहीं होता है, कपास का करपास होता है। करपट माने कपड़ा होता है। कपास का क्या होता है दोस्तों, कपास का करपास होता है, याद रखिएगा। ये कपास आदिवासी शब्द लिया जाता है। और सभी आदिवासी शब्द क्या होते हैं दोस्तों, आपके तद्भव शब्द होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। नहीं जानते डाल जाइए, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के होते हैं। कोई बच्चा है जिसे ये 5 प्रकार याद हो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। कौन कौन सा, अरे पढ़े भाई। पहला होता है, सब पढ़े हैं लेकिन बस याद नहीं है, क्या बताएंगे। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, क्या होता है, तत्सम तद्भव, ठीक है। तीसरा होता है देशज, फिर चौथा क्या होता है दोस्तों, विदेशज, देशज, विदेशज, ठीक है। और 5वां होता है संकर, क्या हो जाएगा, शंकर। तो याद रखें दोस्तों, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके स्पेशली क्या हो गए, ये उत्पत्ति के आधार पे 5 हो गए। कभी कभी ये 5 ऑप्शन में ना दिया हो तो 4 भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये शंकर को लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आ जाए तो 4 भी कर सकते हैं, 5 आ जाए तो 5 भी कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ देगा तो बवाल हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो सही है दोस्तों, खाली वही आपको बता रहा है कौन सा सही लिखा है। विरहिड़ी, विरहड़ी या विरहिड़ी। याद रखें दोस्तों, विरहड़ी कैसे लिखा जाता है दोस्तों, पहले होता है वीर, फिर होता है हिड़ी। हिड़ी में ऐसे लिखेंगे, पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करिएगा, विरहड़ी होता है, विरहड़ी, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला लिखा है ए के उच्चारण में किसका और किसकी सहायता से, अच्छा ए के उच्चारण में। अब भी देखिए, इसके लिए आपको ए का विच्छेद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 शब्द ले लूँ, ठीक है, एक शब्द ले लूँ ए और दूसरा शब्द ले लूँ अय, क्योंकि आपसे यहाँ पर अय का पूछा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ए का निर्माण होता है जब अ में ई को जोड़ देते हैं, ठीक है, तब आपका ए बन जाता है, ठीक है। और अय का निर्माण कैसे होता है, इसमें अ के साथ डायरेक्ट ए जोड़ दिया जाता है तो ये अय बन जाता है, ठीक है। तो अब आपसे अय का उच्चारण पूछा ना, तो अगर ए का पूछता तो अ क्या होता है दोस्तों, ये कंठ ध्वनि है और ये आपका तालु ध्वनि है। क्या है दोस्तों, ये कांठ तालु ध्वनि है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए अ लिखा है, ये तो आपका कंठ हो जाएगा। और ए जो लिखा दोस्तों, इसको कंठ तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य, क्योंकि इसमें दोनों ध्वनियां ऑलरेडी आ चुकी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंठ तालव्य, ठीक है। तो आप मिला लीजिए, देखिए उत्तर में आपको क्या लिख रहा है, ठीक है, कंठ और तालु, ठीक है। आप इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कुल मिला जुला के इसमें कंठ और तालु का इस्तेमाल है, तो क्या कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए, क्योंकि इसी के मेल से इसका निर्माण होना है, कुछ और दिया नहीं है, ठीक है। फिर से वही दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कौन सी बोली नहीं आती। पश्चिमी हिंदी में जाना दोस्तों, ये मान लीजिए एकदम सेंटर है और सेंटर से इधर जाना है, इधर आएंगे तो पश्चिमी हिंदी, इधर आएंगे दोस्तों तो पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी। ये पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी से आपके सामने कई बोला जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी में सबसे फेमस है बघेली, क्या है, बघेली। पूर्वी हिंदी में सबसे फेमस है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ वगैरह सेंटर से क्या है दोस्तों, ये पूर्व की तरफ है, जो भारत की जीएमटी रेखा है, मान लीजिए जीएमटी लाइन है, ठीक है, जो है 5.5 घंटा प्लस वाली, ठीक है, स्थानीय समय रेखा, इसको याद रखें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस पे अवधि भी रखते हैं, ठीक है।
अवधि भी रखते हैं। ये तीनों स्पेशली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, आपके पूर्वी के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब आप पश्चिमी में आएंगे तो पश्चिमी में कई सारी आती है, जैसे पश्चिमी में आती है बुंदेली, क्या आती है दोस्तों, बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। पश्चिमी में आती है दोस्तों हरियाणवी, क्या आती है, हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है। पश्चिमी में आती है दोस्तों, अच्छा ये आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ये आप सौरसेनी, ब्रजभाषा, ठीक है, ब्रजभाषा वगैरह सब यहाँ आ जाएगा। अच्छा आप एक बार मैच करा लो, देखो क्या पूछा है, कह रहा कौन सी बोली पश्चिमी के अंतर्गत नहीं आती, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी दोस्तों ये पूर्वी होता है, ये पश्चिमी के अंतर्गत, अब छत्तीसगढ़ी 2 ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा एरर है, इसको आप सही करिएगा क्योंकि एक ही चीज आपका हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए आज का पेपर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे पीछे थे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।